नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव एक अहम मुद्दा अब देश में चर्चा में है। चर्चा तो पिछले उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया इसकी भी हो रही है। क्या उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया या उन्होंने खुद होकर अपने प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण दिया, इसकी भी बहुत सारी चर्चाएं होने लगी है। जिन्होंने दिया वो कुछ नहीं कह रहा है, जिन्होंने लिया वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जिनका इनसे कुछ संबंध ही नहीं है वह लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। चलो इसको छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं अब आने वाले उपराष्ट्रपति की। अब कौन होंगे उपराष्ट्रपति, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। नरेंद्र मोदी के चुनाव को लेकर, मतलब व्यक्ति के चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो इसमें हमेशा हमें एक ऐसा आश्चर्यजनक नाम सामने आ जाता है जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं करते। धनखड़ जी के बारे में ऐसा ही हुआ था कि वो अचानक रूप से सामने आए थे। अब कौन होगा? क्या महाराष्ट्र से होगा, क्या राजस्थान से होगा, क्या उत्तर प्रदेश से होगा, या किसी राज्यपाल को बनाया जाएगा, या ऐसे किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसका नाम भी हमारे सामने नहीं आता है, या बिहार से होगा। सारी बातें चर्चाएं हो रही है। मैं उसके ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। मुझे बस एक सवाल पूछना है कि क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को सीधे तरीके से लेकर विपक्ष अपना उम्मीदवार देगा या अविरोध चुनाव होगा? क्या उपराष्ट्रपति ने इससे पहले कभी इस्तीफा दिया है? अगर चुनाव होगा तो कितने वोट लगेंगे? क्या उतने भारतीय जनता पार्टी के पास है या कुछ और जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा? इन सारे मुद्दों का चर्चा हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले, उपराष्ट्रपति जितने भी बने हैं उनमें से सिर्फ 2 उपराष्ट्रपतियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ 2। एक लगभग 1969 में 69 में वी गिरी, मतलब वराहगिरी वेंकट गिरी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, और 1987 में आर वेंकट रमन, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। संयोग की बात यह है कि जिस तरह से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है उस तरह से इन दोनों ने नहीं दिया था, बल्कि वराहगिरी वेंकट गिरी और आर वेंकट रमन, इन दोनों को अपने उपराष्ट्रपति पद को छोड़कर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था, इसीलिए उन्होंने तब के समय इस्तीफा दे दिया था। अब तक 16 चुनाव उपराष्ट्रपति के हो चुके हैं और इनमें से सिर्फ 4 बार, मतलब 2 उपराष्ट्रपति के इस्तीफे हैं, 16 बार चुनाव हो चुका है और सिर्फ 4 बार अविरोध चुनाव हुआ है, सिर्फ 4 बार। लगभग 12 चुनाव हुए हैं और जिसमें विपक्ष ने अपना कैंडिडेट दिया है। हालांकि किसी भी विपक्ष को अभी तक उपराष्ट्रपति चुनाव में यश मिला नहीं है। सत्ता पक्ष का ही उपराष्ट्रपति बना है, मतलब सत्ता पक्ष ने जिस व्यक्ति को उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित किया है वही बना है। जरा बात करते हैं कौन कौन अविरोध चुनकर आए इसकी। 1952 और 57 2 चुनाव में अविरोध चुनकर आने का सबसे बड़ा अगर किसी के पास जाता है तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 में भी, हालांकि वो दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे, 52 और 57 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के लिए अविरोध चुनकर आए थे। 1989 में 79 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अविरोध चुनकर आए थे, और उसके बाद 1987 में शंकर दयाल शर्मा जी की जो भी चुनाव हुआ था वो भी अविरोध हुआ था। मतलब 2 बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1 बार मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 1 बार शंकर दयाल शर्मा, यह उपराष्ट्रपति अविरोध चुनकर आए हैं। मैं बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को, बाकी अन्य व्यक्ति को अविरोध चुनकर आने नहीं दिया गया है। जहां राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हुआ था, बाकी क्या बात करें, एपीजी की बात करें तो उनको भी अविरोध नहीं आने दिया था। क्या
यह चुनाव उपचुनाव है? सबसे एक अहम सवाल है, क्या ये चुनाव उपचुनाव है? मतलब अभी चुनकर आएंगे और जल्द ही उनका कार्यकाल 5 साल का खत्म हो जाएगा, ऐसे है? नहीं। अगर अब चुनाव होते हैं तो 5 साल के लिए आने वाले नए उपराष्ट्रपति को चांस मिलने वाला है। मतलब ये पूरे कार्यकाल का चुनाव होगा, बीच वाला नहीं, उपचुनाव नहीं, मतलब बचा कुचा पीरियड पूरा करना है ऐसे नहीं होगा। 5 साल के लिए चुनाव होगा। अब जो राष्ट्रपति बनेंगे वो 5 साल के लिए बनेंगे। अब आते हैं अहम मुद्दे पर, जहां पर जगह की बात करते हैं, वोटर्स की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा बस 2 ही संसद के सभागार के सदस्य ही वोट कर सकते हैं। आज 543 लोकसभा सदस्यों की हमारी लोकसभा है, उसमें से एक जगह रिक्त है, मतलब 542 सदस्य लोकसभा में हैं। 250 जगह की राज्यसभा है, जिसमें से 10 जगह रिक्त है, मतलब राज्यसभा की सदस्य संख्या 240 है। कुल मिलाकर 782 इतनी संख्या है राज्यसभा और लोकसभा की मिलकर। अब चुनाव जीतने की अगर बात आती है तो 392 वोट प्राप्त करना आवश्यक है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। 392। अब ये जो मैजिक फिगर 392 का बन रहा है, इसमें और भी कुछ चीजें देखने लायक है। क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर यह चुनाव जीत पाएगी? जरा भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या भी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में 99 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो लोकसभा में 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर कुल आंकड़ा जोड़ा जाए तो 339 सीटें हो जाती है। 392 चाहिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास 392 का आंकड़ा पार करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास। मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी 50-55 सीटों की जरूरत पड़ती है। लेकिन गठबंधन जो है एनडीए वाला, उसके पास इतनी पर्याप्त सीटें है और वो गठबंधन के साथ जोड़कर अपने सदस्य को चुनकर ला सकते हैं। दोनों की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के पास 425 सीटें, 425 सदस्य अवेलेबल है, तो 425 के दम पर 392 चाहिए, मतलब 25 और 7 32 वोट ज्यादा ही एनडीए के पास है। तो क्या एनडीए मिलकर अगर चुनाव जीत सकते हैं, तो क्या एनडीए के घटक दल के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को ही बनाया जाएगा? यह भी देखना बहुत आवश्यक है। चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसका चुनाव होगा वह व्यक्ति भी इंटरेस्टिंग होगा। क्या होता है पता लगाने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा उम्मीदवारी प्रत्याशी घोषित होने का। नमस्ते।